हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 21 अगस्त 2023 और देखते हैं अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसको हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि अपना रूटीन है कि सबसे पहले हम एक एमसीक्यू देखते हैं और एमसीक्यू सीरीज में आज हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। और ये हम देख रहे हैं यूपीएससी 2020। ओके, आज ये सीरीज है हमारे पास ए और क्वेश्चन नंबर है आज हमारे पास 30। तो देखते हैं क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शंस। ठीक है। Whosoever praise his religious sect or blame other sect out of excessive devotions to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। यानी कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महामंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है। कुल मिला के ये है कि आपका जो धर्म है आप उसकी ज्यादा प्रशंसा करते हैं और दूसरे धर्म की आप अवहेलना करते हैं। ठीक है। और अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से क्या पहुंचा रहा है भाई, हानि पहुंचा रहा है। इस सेंटेंस ऑफ द अशोका, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी से आपका सीधा डिक्टो जैसा लिखा है वैसा ही उतार लिया गया है, इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं किया गया है। तो यही यूपीएससी की खास बात है कि वो क्या करता है, जब क्वेश्चन पूछने पे आता है ना, तो आपसे क्वेश्चन उस लेवल के पूछेगा। या तो आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो अगर एनसीईआरटी को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप क्या करेंगे कि ना एनसीईआरटी को, एक स्टूडेंट से उन्होंने पूछा था मुझसे कि एनसीईआरटी की स्ट्रेटेजी को बताओ। मैं बताऊंगा आपको, रिट के लिए भी आप कहेंगे एक दो कमेंट और करेंगे तो डेफिनेटली मैं रिट के लिए बनाऊंगा, है ना, वीडियो बनाऊंगा। बट एक दो कमेंट्स और होनी चाहिए तो मैं बना दूंगा उसको डेफिनेटली। ओके, सो यहाँ पे इसका आंसर आपका सीधा सीधा, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया क्या है आपका, अशोका। ठीक है, ये बात अशोकन गई। अब देखिए, अगर आप इसको एलिमिनेट करते हो ना, कैसे कर लेते मैं बताता हूँ। पहले क्या, पहले हमारे पास सिस्टम था कि हम चीजों को एलिमिनेट करते लेते थे, समझ लेते थे कि कैसे। आप देखिए यहाँ पे समुद्रगुप्त, ये तो नहीं होंगे, है ना। और थोड़ी सी बात और बता दूं ना आपको, जो फेमस नाम होता है जिसको आपने कई बार सुना है, इससे पॉसिबल है कि आंसर इसका वही होगा। यहाँ पे देख रहे हैं हर्षवर्धन एंड कृष्णदेव राय। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो डेफिनेटली मुझे भी नहीं आ रहा था, बट हाँ ये है कि आपको ये देख लेंगे कि आपकी जो चीज ज्यादा फेमस रही है, क्योंकि इतने क्वेश्चन आप याद नहीं रख पाएंगे किसने क्या कहा है। जो चीज आपकी ज्यादा फेमस रही है उसका डेफिनेटली आंसर वही होता है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, अशोका। ओके, सो नाउ नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमारा आ जाता है पीसी। पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट, और प्रीलिम्स करंट की क्या खास बात है, ये आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के एंड पीआईबी, इन तीनों का ये कॉम्पाइलेशन होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से आपको कोई भी करंट छूट जाता होगा जो आप नहीं पढ़ पाते होंगे। चाहे आपने पीआईबी पढ़ लिया, आपका द हिंदू थोड़ा सा छूट गया, या द हिंदू पढ़ लिया आपने, इंडियन एक्सप्रेस छूट गया, तो इसका ये मैं क्या करता हूँ कि कंपाइल करके लेके आता हूँ जिससे आपको कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और आप जब भी पीसी देखें, 2 पेज का आता है, इसमें लगभग 6 या 7 टॉपिक रहते हैं। और 6 या 7 टॉपिक का मतलब मैं बता दूं आपका, जैसे आपका द हिंदू है, सॉरी मेरी बात को समझने की कोशिश करना। द हिंदू है, थोड़ा सा मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं किस किस लेवल से लेके जा रहा हूँ उसको। पीआईबी है या फिर आपका इंडियन एक्सप्रेस है। तो मैं क्या करता हूँ कि दो आपकी जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट न्यूज हैं और वो सिलेबस से रिलेटेड है, उनको मैंने यहाँ से पिक किया। पीआईबी की दो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट और बहुत ज्यादा, यू कैन से दैट आपकी सिलेबस से कनेक्टेड है, उसको दो दो यहाँ से न्यूज उठाई और दो न्यूज यहाँ से उठाई, यानी कुल मिला के आपकी 6 न्यूज होती हैं। और डेफिनेटली ये है कि आपका इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे फुल टू 100% चांस रहते हैं कि क्वेश्चन आपका बन सकता है इसमें से। ओके, सो देखते हैं क्या है। प्रीलिम्स करंट में हमारे पास है इजी 51। ये वेरिएंट है, ये किसका वेरिएंट है भाई, ये कोविड का वेरिएंट है। ठीक है, इसका नाम है इजी और इसका दूसरा नाम इरिस भी बोलते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा कि इरिस जो है ना, वो किसका वेरिएंट है, ये वेरिएंट है आपका कोविड का। ओके, इट इज डिसेंट ऑफ द ओमिक्रॉन, और ये डिसेंट किसका है, ओमिक्रॉन का है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है दूसरी है पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम थोड़ा सा मैं बताऊं, पॉन्जी स्कीम, ठीक है, ये क्या है, ये एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम था चार्लेस पोंजीस। ठीक है, और आई थिंक ये जर्मनी के थे। तो इन्होंने क्या किया था कि ये किसी मतलब कई कंपनी इन्होंने चेंज की थी, है ना। और इनको रईस बनना था, अमीर बनना था। अमीर बनने के लिए इनने क्या किया भाई, 20 लोगों से मान लीजिए पैसा लेना शुरू कर दिया इन्होंने, 20 लोगों से पैसा लेना शुरू किया। ठीक है, और 10 लोगों को उसी में से पैसे देना स्टार्ट कर दिया, जैसा कि बैंक करती है। और उसका बीच का जो ब्याज था वो इन्होंने अपने पास रख लिया। समझते रहे ना चीजों को।
अच्छा फिर क्या हुआ? अब मान लीजिए आपके पास 20 लोग आ रहे हैं पैसे देने और आप 10 लोगों को बाँट दे रहे हैं, तो ठीक है, तब तक तो आपकी स्कीम बहुत अच्छी चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी? भाई 20 लोग आ रहे हैं, 10 लोगों को दे रहे हैं, तो 10 का जो बच रहा है वो आपका हो गया, है ना? अब आपने क्या किया? अच्छा, उसके बाद मान लीजिए अब इसका जस्ट उल्टा हो जाए, यानी कि आपके पास रुपए देने वाले 10 लोग बचे और माँगने वाले कितने बचे? 20 बचे। तो क्या ये स्कीम चलेगी? नहीं चलेगी। अब ये स्कीम चल ही नहीं सकती, क्योंकि उस टाइम आपके पास पैसा अगर 20 लोगों को आ रहा था, तो आप 10 लोगों को दे रहे थे। अब पैसा जो है 10 लोगों से आ रहा है और आपको देना 20 लोगों को है, तो ये सिस्टम आपका फिनिश हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये पोंजी स्कीम थी और पोंजी स्कीम एक्चुअली में इसमें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, यही सिचुएशन थी कि भाई 20 थे, 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। फिर 10 में से कह सकते हैं आप जब 10 लोग बचे तो 20 लोगों को डिमांड कर रहे थे, तो नहीं था। अब कुल मिला के ये आप कह सकते हैं एक भाषा में जो पोंजी चार्ले पोंजी थे, कोई माइंड ना करे, है ना? सॉरी, एक्चुअली में ये ठगों के ठग, है ना? ठगों के ठग, यानी ठगों के सरदार थे, है ना? और आज भी कई ठग है ना, जो एक किसी को ठगते हैं ना, तो वो उनको गुरु मानते हैं अपना, चार्ले पोंजी को। तो इस स्कीम में यही कहानी थी जो मैंने आपको समझा दी, ठीक है? इस तरीके से एक्चुअली में जब किसी को अमीर बनना होता है और ये चैनिंग सिस्टम से चल रही थी। चैनिंग सिस्टम क्या होता है वो थोड़ा-सा आपको बता दूँ। जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन्स है, ठीक है? ये एक पर्सन्स है। अब इससे बोला गया कि भई ठीक है, आप इस स्कीम के अंतर्गत अगर किसी को कनेक्ट करेंगे, तो आपका इंसेंटिव ये रहेगा। फिर इनसे बोला गया कि आप 2 लोगों को लेके आओ, समझते रहे ना? फिर इससे बोला गया था कि चेन कितनी बड़ी होती जा रही है। इससे बोला गया आप 2 लोगों को लेके आओ, फिर इनसे बोला गया कि आप 2 लोगों को लेके आओ, ठीक है? और फिर इनसे बोला कि भई आप भी 2 लोगों को लेके आओ इस स्कीम के अंतर्गत और आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो देख रहे हैं ये स्कीम किस तरीके से चल रही है, चेन सिस्टम से चल रही है। तो पोंजी स्कीम किस सिस्टम से चल रही थी? चेन सिस्टम से। अभी और बड़ी हो सकती है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर 2 लोग और ऐड हो जाएँगे आपके। फिर यहाँ पे 2 लोग और ऐड हो जाएँगे। इस तरीके से ये चल रही थी, ठीक है? तो अब देखिए इसमें से बेनिफिट तो लग रहा है कि सबको हो रहा है और मेन बेनिफिट किसको है भाई? इस व्यक्ति को, समझ रहे हैं? तो यही थे चार्ली पोंजी, ठीक है? तो मैंने बताया आपको, ये आपके कौन थे? चार्ली पोंजी। यहाँ से फिर यहाँ, ठीक है? इस तरीके से आप समझ गए होंगे ये चेन सिस्टम है। ये तो भाई नॉर्मल जनता है, ठीक है? जो भी है, और ये आपके कौन है भाई? चार्ली पोंजी। क्लियर है? अब देखते हैं, पढ़ लेते हैं इसको क्या। तो ये है क्या? अ पोंजी स्कीम इज एन इन्वेस्टमेंट प्लान। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन जब बनेगा ना यूपीएससी में, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि पोंजी स्कीम जो है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट प्लान है, या फिर मान लीजिए ये कोई आपका पोर्ट है, या स्कीम नहीं दिया, पोंजी दे दिया, है ना? तो पोंजी क्या है? व्हाट इज अ पोंजी? एक्चुअली में ये स्कीम है, पहले तो आपको इतना, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट प्लान है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है? उसके बाद है इन विच ऑपरेटर, जो ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटिंग कंपनी, दोनों पेज रिटर्न टू इन्वेस्टर। मान लीजिए कोई इन्वेस्ट करने आया, तो उसको जो ऑपरेटर और ऑपरेटिंग कंपनी है वो क्या करेगी? इन्वेस्टर को क्या करेगी? रिटर्न करेगी फ्रॉम द न्यू कैपिटल। उनके पास नई कैपिटल आ गई, अभी मैंने बताया आपको, है ना? यानी कि जो 10 लोगों को दे रहे थे वो 20 लोगों के पैसों में से, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? सो कमिंग फ्रॉम द न्यू इन्वेस्टर, ठीक? पॉन्जी प्रॉमिस करते थे कि लगभग 50% रिटर्न होगा विद इन 3 मंथ। भाई ये तो स्कीम फिर हेरा फेरी में ना, जो वो कौन थी, अनुराधा, वो लेके आई थी ना, राजू और वो एक और थे, अपने सोलिसिटर का क्या नाम था, सॉरी मैं भूल रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए स्कीम थी, और बाबूराव, तो उसमें भी पैसा डबल करने का हिसाब किताब था। आपने मूवी देखी होगी फिर हेरा फेरी में, वो एज लाइक डिट्टो जो डबल पैसा करने वाला सिस्टम था ना अनुराधा का, वो पॉन्जी स्कीम के थ्रू ही था, यानी ठगों का ठग, है ना? चार्ल्स पॉन्जी, तो उसको माइंड ना करें जो भी है ना? अच्छा, इसको बैन कर दिया गया, तो आप देख रहे हैं 50% रिटर्न मिलेगा आपको विद इन 3 मंथ। अच्छा, आगे क्या है फिर हमारे पास? द पॉन्जी स्कीम आर बैन अंडर द कौन सा? प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैन एक्ट इन 1978। यानी कि ये जो है इंडिया में प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के थ्रू 1978 से क्या है? बैन है। तो आप समझ पा रहे हैं कि पॉन्जी स्कीम मैंने आपको कैसे बताने की कोशिश की भाई, एक्चुअली में क्या ना, डबल पैसा वाला हिसाब। जैसे कोई आपके पास आया और बोले कि डबल पैसा मैं आपको कर दूंगा, तो ध्यान रखना कि भाई पॉन्जी स्कीम के थ्रू तो नहीं है बंदा। अच्छा, उसके बाद क्या है? दीज फिर हमारे पास दीज आर डेल्ट बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? तो ये ईडी के अंडर में आएगी, और वो डील करेंगे किसके थ्रू? प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो वो इसको यू कैन से दैट डील डेल्ट करेंगे फॉर द बाय द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ओके? अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास एक डैम है, पोक डैम। तो पोंग डैम की बात करेंगे, ये मैन मेड है, ठीक है? अच्छा, इसका कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, ये कहाँ पे बना हुआ है? रिवर जो है ब्यास, ब्यास रिवर पे ये बना हुआ है, हिंदी में आप चाहें तो ऐसे समझ लीजिएगा। और ये शिवालिक हिल्स पर, क्लियर कट है यहाँ तक? लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन इसकी कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में।
और फिर हमें पोंगडेम पीडी लिख दिया मैंने, ये रामसर साइट घोषित कर दिया गया 2002 में। क्लियर कट है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है कि ये लोकेशन कहाँ पर है इसकी। तो लोकेशन आप देख रहे हैं, लोकेशन है इसकी हिमाचल प्रदेश में। ओके, और इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया 2002 में। और इसकी जो रिवर है वो रिवर ब्यास है, ठीक है। और कौन सी हिल है ये, शिवालिक हिल्स। ओके, क्लियर कट है यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। एक्चुअली में ये स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आप इसकी एक बार मिनिस्ट्री याद रखेंगे भाई, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जो कि मिनिस्ट्री है आपकी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इसका एम क्या है, इंसेंटिवाइज, इंसेंटिव करना एम्प्लॉइज फॉर द क्रिएशन फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड restoration of the loss of employment during the COVID-19 pandemic। तो कोविड-19 पैंडेमिक के समय जो भी एम्प्लॉयमेंट उनका लॉस हो गया था, उस एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना एंड न्यू जॉब उनको प्रोवाइड कराना, इट्स वर्क ऑफ द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना विच इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेड की बात करेंगे तो कौन करेगा, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ। ओके, अच्छा, लास्ट में यहाँ तो यहाँ बॉडी लेते हैं या फिर हम पर्सनैलिटी लेते हैं, ये हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं। और ये इंडियन एक्सप्रेस, ओके, पीआईबी, एंड देन आपका द हिंदू। तो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सुमित्रा कुमारी चौहान, है ना, इनके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है। इट्स पर्सनैलिटी, ठीक है। तो या तो बॉडी लेनी पड़ती है यहाँ पे या फिर हम पर्सनैलिटी लेते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। और दूसरा नाम ये देखिए, इंडियन पोइट भी थी और फ्रीडम फाइटर भी, ठीक है। ज्वाइन उन्होंने किया गया था महात्मा गांधी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब हमारे लिए जो क्वेश्चन बनेगा ना वो यही बनेगा कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या सुमित्रा कुमारी चौहान ने भाग लिया था। यस, भाग लिया था सुमित्रा कुमारी चौहान ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स में, ठीक है। फेमस वर्क की बात करेंगे तो ये झांसी की रानी है, राह की चुनौती है, या फिर वीरों का कैसा बसंत, एज लाइक इट्स ए वर्क, है ना। और रिटर्न इन्होंने जो है सुमित्रा कुमारी चौहान, एस के सी लिख दिया मैंने, जैसे खरीबी, खरी बोली, है ना, डायलेक्ट, और हार्डशिप फेस्ड बाय द इंडियन वुमेन्स। ये दो चीजें उन्होंने रिटर्न की, खड़ी बोली और हार्डशिप फेस्ड बाय द इंडियन वुमेन्स, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं बता दूं, इसका जब एमसीक्यू लगाएंगे तो आप हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा इसको डील ना कर पाए। तो टिटिकाका, एक्चुअली में ये क्या है ना, लेक लेक है। ये आपको मिलेगी पेरू वेस्ट में और बोल्विया ईस्ट में, यानी कि इन दोनों के बीच में मिलेगी टिटिकाका लेक। ओके, सो आप इसको याद रखेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने फ्रंट पेज पे, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको निकालने की हम पूरी कोशिश करते हैं। सो देखते हैं, कुकी बॉडी टू रीइम्पोज ब्लॉकेड ऑन द की हाईवे। अच्छा, अब देखिए, ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं क्या है कि अभी आपने न्यूज पढ़ी होगी मणिपुर में किस तरीके से विवाद चल रहा है कुकी एंड मैती समुदाय के बीच में फॉर द आरक्षण, है ना। और आपने ये भी सुना होगा कि जो आपकी मैती समुदाय के कुछ लोग थे, उन्होंने कुकी समुदाय की टू वुमेन्स को नेक्ड मार्च कराया एंड वन के साथ रेप किया, एंड देन फादर एंड जो बेटा था उसका, उन दोनों को मार दिया गया, है ना। सो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है ऑल ओवर द इंडिया। सो इसी के रिगार्डिंग क्या है, आप देखिए कुकी वाले थोड़े से नाराज हैं, और वो कुल मिला के अपना यू कैन से दैट जो उनके साथ गलत हुआ है ना, तो उसी के रिएक्ट में उन्होंने अभी कुछ जो रोड थे उनको जाम कर दिया गया, है ना, उन्हीं के द्वारा। सो लास्ट 3 कुकी जू विलेज वॉलंटियर वर्क किल इन द नागा डोमिनेंट। ये उरुकुल डिस्ट्रिक्ट में भी लगभग 3 कुकी जो जू विलेज थे, है ना, उनको भी मार दिया गया। तो ये बहुत सारी कहानियां रही हैं, अभी बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहे। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, इस पूरे टॉपिक में आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो देखिए, आप इसमें क्या करेंगे, एक तो आपको सबसे पहले ट्राइबल पीपल देखने हैं, इनकी ट्राइब्स देखनी है, सॉरी, ट्राइब्स देखनी है। जो भी ट्राइब्स इंपोर्टेंट्स हैं मणिपुर की, उनको आपको देखे चलना है, ठीक है। उसके बाद इसको, हालांकि मैंने ये टॉपिक कई बार कवर किया है, तो आप लास्ट वीडियो को जाके देख लेंगे तो आपको इजीली इसमें कुछ नहीं बचेगा आई थिंक, क्योंकि इस टॉपिक से हम लोग कई बार इसको देख भी चुके हैं, है ना। सो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप पेपर्स को देख लेंगे। तो अभी क्या हुआ है कि जो भी समुदाय के कुछ लोग हैं, उन्होंने नेशनल हाईवे 2 को क्या कर दिया है अभी, यू कैन से दैट उस पे कवर कर लिया है। और पुलिस चाहती है कि वहाँ से वही इन लोगों को हटा के, और जो भी है, जो भी एसेंशियल चीज़ें आती हैं उनको आने दिया जाए, है ना, क्योंकि इससे बहुत सी दिक्कत हो रही है मैथिली समुदाय को। सो ये तो जो आपस का क्लेश है ना, इससे कई लोगों को और भी समस्याएं हो रही हैं, और भी ट्राइब्स रहती हैं वहाँ पे, जो छोटे मोटे ट्राइब्स हैं वो भी रहती हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, पल्सेस प्राइस में स्पाइरल्स एज अ डिफिशियंट रेन मार्स थ्रोइंग। अच्छा, अब मैं बताऊँ इसमें क्या है, अभी टमाटर की प्राइस आपने सुनी होंगी, लगभग टमाटर जो प्राइस था लगभग 160 रुपए किलो के हिसाब से बिच रहा था, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है आपको, जो पल्सेस होती हैं वो किस सीजन में होती है, खरीफ सीजन में होती हैं।
आप खरीफ सीजन आज कमेंट बॉक्स में करेंगे कौन से मंथ से लेके कब तक होती है। ये इट्स योर ड्यूटी, है ना, ये आपको करना ही है। आप गुड मॉर्निंग नमस्ते बोले ना बोले, बट आप ये जरूर बोले कि भाई ये खरीफ सीजन है ना, वो कौन किस मंथ से लेके किस मंथ तक होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद करते हैं, इसका कुछ प्राइस भी बढ़ा है, तो प्राइस की बात करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे है हमारे पास। ठीक। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो जो मूंग दाल है ना, मूंग दाल है वो लगभग आपका मूंग दाल और तूर दाल, तो तूर दाल का जो रेट है वो लगभग 34.1% तक बढ़ा है। अब देख रहे हैं किस तरीके से, और मूंग दाल जो है वो आपका 9.1% तक बढ़ा है इन द जुलाई में। बट हाँ, जून में इतना नहीं था जितना कि जुलाई में बढ़ा है। तो जुलाई में जो अगर ओवरऑल की बात करी जाए तो लगभग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है पल्सेस का, है ना। तो अभी पहले टमाटर था, अभी प्याज भी आने वाला है, अब दाल भी महंगी होने वाली है, तो गरीब इंसान के लिए बहुत सारी समस्या है। तो इसमें से आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, और इसके बारे में खरीफ सीजन के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। और एक आध चीज और बता दूं मैं आपको थोड़ी सी इसमें, तो वेजिटेबल भी आपका 37% की स्पीड से बढ़ रहा है ना। और और थोड़ा सा दाल के बारे में और बता दूं आपको, जून में तो 10.6% के रेट से था, है ना, बट स्पीडिंग से बढ़ा है ये 13.3% से इसका रेट। सो आपको इसमें से खरीफ सीजन देख लेनी है, ठीक है, पल्सेस के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। आगे चलते हैं। आफ्टर सेकंड डिबोस्टिंग यू कैन से दैट, डिबोस्टिंग का मतलब है कि जो चंद्रयान 3 है वो आपका नियर है किसके, लूनर साउथ पोल के। सो इट्स ए यू कैन से दैट इट्स ए डिबोस्टिंग। सो क्या है यहाँ पे देखेंगे, आफ्टर सॉरी आफ्टर सेकंड डिवोस्ट में है, मतलब डिवोस्टिंग का मतलब है कि वो चंद्रमा के नजदीक है चंद्रयान 3, तो उसी के रिगार्डिंग इसको डिवोस्ट बोला जाता है। सो ऑन द ग्लाइड पाथ ऑन द मून, तो द लैंडर मॉड्यूल्स ऑफ द चंद्रयान थर्ड लूनर मिशन ऑफ द इंडिया, ठीक है, ये हमने कई बार पढ़ लिया है। इसको हमने कई बार लगाया कि चंद्रयान फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 2019 के बाद लगभग 4 साल लगे, तब जाके हमने चंद्रयान 3 पर हम काम कर पाए, और उसको हमने सॉफ्ट लैंडिंग की बात कही, क्योंकि चंद्रयान 2 हमारा हार्ड लैंडिंग की वजह से क्रैश हो गया था 2019 में। और उसके बाद हम लोग लगातार 4 साल तक मेहनत की, और 4 साल मेहनत के बाद फिर हमें चांस मिला सॉफ्ट लैंडिंग के लिए नए चंद्रमा। सो यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग है। और हम 6:04 पर लगभग जो है वो शाम का टाइम दिया है वेडनेसडे को, द इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सेड ऑन संडे, ठीक है। उनका टाइम डिसाइडेड है 23 अगस्त 2023 को, और आई थिंक टाइम है 5:47 पर हम लैंड करेंगे चंद्रमा। सो द पावर डिसेंट ऑफ द लैंडर मॉड्यूल्स विद द रोवर बैडली एक्सपेक्टेड टू कंपेयर ऑफ द, ये वो मैंने अभी टाइम बताया आपको। जो स्पेस एजेंसी है कंप्लीट द सेकंड एंड फाइनल डिबोस्टिंग, ठीक है, ये सेकंड और फास्ट फाइनल है ऑफ द मॉड्यूल इन द अर्ली आवर ऑफ द संडे। और चंद्रयान 3 मिशन द सेकंड एंड फाइनल डिबोस्टिंग ऑपरेशन हैज सक्सेसफुली रिड्यूस द लैंड, क्या करेगा ये लैंडर जो मॉड्यूल्स है ऑर्बिट है वो, अब देखिए लैंडर मॉड्यूल्स क्या करेगा, ये आपका रोवर को लेके जा रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल लास्ट सॉफ्ट लैंडिंग पर, जब सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा उसके बाद इसमें से क्या निकलेगा, रोवर निकलेगा, ठीक है। और वो रोवर क्या करेगा, हमें बताएगा कि जो लूनर साउथ पोल है वहां पर कौन से केमिकल्स हैं, कौन सी मिनरल्स हैं, दिस इज अ वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमंस, ओके। एंड वाटर की प्रेजेंसी कितनी है, ये सब चीजें हमें पता चलेगी 23 अगस्त को, क्या है क्या नहीं है, मतलब 14 दिन जब वो काम करेगा तब पता चलेगी आई थिंक, ओके। सो ये टाइम डिसाइडेड है 5:47 है ना, और ये पड़ रहा है आपका वेडनेसडे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नहीं वेडनेसडे परसों, ठीक है। कर्नाटका गवर्नमेंट कॉल्स ऑल द पार्टी मीट ऑन कावेरी वाटर इशू। कावेरी वाटर इशू के बारे में बताऊँ ना आपको, क्या है ये बहुत बड़ी समस्या है। कर्नाटका एक्चुअली में ये कह रहा है कि भाई सभी लोग मिल जाओ, है ना, और इस पे कावेरी वाटर इशू पे हम लोग बात करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं आपको क्या है क्या नहीं है। 2016 की बात थी, भयंकर सूखा पड़ा, है ना, और उसमें कर्नाटका को सिंचाई के लिए पानी की बहुत सी कमी झेलनी पड़ी। इसके बाद ही उसने तमिलनाडु को वही पानी देने से मना कर दिया, और तब से ये विवाद इतना बड़ा हो गया कि ये समझ लीजिए कि इसको हाई कोर्ट से लेके और गवर्नमेंट से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ इसको खींचा जा रहा है। और कर्नाटका क्या करता है ना, कर्नाटका इनको पानी जैसे वन टाइम दे दिया, 10,000 क्यूबिक डेली दे दिया, ठीक है, और वो भी 15 दिन के लिए दे दिया कि ठीक है भाई आपको दे दिया हमने 10,000 क्यूबिक दे दिया 15 दिन के लिए दे दिया। उसके बाद ये स्टॉप कर देता है, कर्नाटका फिर पानी देना बंद स्टॉप कर देगा, फिर नहीं देगा पानी। और तमिलनाडु को इसी बात से समस्या है, भाई पानी देना है तो आप रेगुलर बेस पे दीजिएगा, बेशक कम दीजिएगा पानी, पर कुल मिला के रेगुलर बेस पे होना चाहिए, पर कर्नाटका ऐसा करना नहीं चाहता। तो उसी के रिगार्डिंग ये है, और इसमें से हमें पढ़ना क्या है
इसमें से हमें पढ़ना है कावेरी रिवर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और इसको मैंने आपको कई बार कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक बार गो थ्रू कर लेंगे लास्ट वीडियो को, और आपका इजीली इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बच ही नहीं सकता। आप इसको एक बार देख लेंगे लास्ट वीडियो को, ओके। सो नाउ नेक्स्ट, और अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं इसको कल भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप मेरे को बता देंगे तो मैं इसको कल करा दूंगा, ओके। सो नाउ नेक्स्ट, कच्चा थिब्बू कंट्रोवर्सी। एक्चुअली में इसको ना आप ये मत समझ लेना, ये है क्या, ये जो ना ये आपका है आइलैंड्स, ठीक है, बिटवीन द इंडिया एंड द श्रीलंका। सो इसके बारे में अभी ये विवाद में क्यों आया, ये कंट्रोवर्सी क्यों है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। 18 अगस्त की बात है, यानी कि आज से 2 दिन पहले की बात है। आज कितना है, 21 है, तो 3 दिन पहले की बात है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन, मैंने इसका जो है आपका थंबनेल भी लगाया है। उन्होंने डिबेट किया था ओवर द कचाथिबू आइलैंड्स पे, ठीक है। और लगभग उसमें उन्होंने बताया कि 285 एकड़ जो है, और लगभग 14 नॉटिकल माइल्स ऑफ रामेश्वरम, एंड रामेश्वरम से वो लोगों को कितना दूर है, 14 नॉटिकल माइल्स। अच्छा, अब ये विवाद में रहा क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आपको। क्या होता है कि जैसे अपने फिशरमैन होते हैं ना, जब वो जाते हैं फिश पकड़ने और कच्छातिब्बू आइलैंड पे, तो और जो श्रीलंका आर्मी क्या करती है, उन लोगों को पकड़ के उनका जो नेट वेट है और जो जिससे वो फिश पकड़ते हैं, या उनके जो जो भी सामान है फिश पकड़ने वाले, उन सबको वो छीन लेती है। और ज्यादा कुछ रेयर केस में तो वो लोग किल भी कर देते हैं, मार भी देते हैं हम लोगों को, है ना। तो इसी के रिगार्डिंग क्या हुआ, एम के स्टालिन जो है अपने सीएम साहब तमिलनाडु के, उन्होंने क्या कहा कि भाई मोदी गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट किया कि भाई आप एक काम करो, जो आइलैंड्स है ना वो अपना वापस ले लो, तो कहानी खत्म हो जाएगी। जब आइलैंड्स अपने पास वापस आ जाएगा तो कहानी फिनिश हो जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कि भाई ये समस्या जो है इसकी वजह से हो रही है, इसकी वजह से हो रही है, तो सारी चीजें फिनिश हो जाएंगी व्हेन वी रिटर्न हिज आइलैंड्स। सो उसी के रिगार्डिंग है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, पुट द परमानेंट एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ द फिशरमैन ऑफ द स्टेट एड्रेसिंग ए फिशरमैन कॉन्फ्रेंस इन द मंडपम ऑफ द रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट। तो रामनाथपुरम के मंडपम में जब वो कॉन्फ्रेंस को यू कैन से दैट एड्रेस किया था एम के स्टालिन ने, तब उन्होंने बात की, ही पॉइंटेड आउट द फॉलोइंग हिज लेटर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फिशरमैन अरेस्टेड बाय द श्रीलंका अथॉरिटी, ठीक है, पर रिलीज रिलीज तो कर दिए जाते हैं, पकड़ने के बाद रिलीज कर देते हैं, बट तो उनकी जो बोट्स हैं, फिश नेट्स हैं, आर एसेंशियल टू द लाइवलीहुड ऑफ द फिशरमैन हैज नॉट बीन रिटर्न। वो चीज उनकी वापस नहीं की जाती। इट्स वेरी कंट्रोवर्सी, ठीक है ना। जब हमने आइलैंड्स आपको दे दिया तो हमारे लोग जा सकते हैं ना वहाँ पे। तो अब ये क्या है क्या नहीं उसको देखते हैं। व्हेन डिड कचाथिब्बू बिकम अ पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, ये कब श्रीलंका का पार्ट्स हुआ। मैं इसको देखिए माइंड मैप के थ्रू भी करा दूंगा, थोड़ा सा यहाँ भी समझते हैं। तो देखते हैं क्या ड्यूरिंग द ये जून 26 और 28 की बात है 1974 की, जो अपनी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम इंडिया की इंदिरा गांधी, ठीक है। और श्रीलंका के थे आर डी बंदरडैक, ठीक है, साइन एन एग्रीमेंट इस पे। उन्होंने एक सीमा निर्धारित की, तो बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्री, ठीक है, इन द हिस्टोरिक बॉर्डर फ्रॉम पाक स्टेट टू एडमन ब्रिज। कहाँ से, पाक स्टेट से एडमन ब्रिज के बीच में। और जॉइंट स्टेटमेंट इशू हो गया था 28 जून को 1974, ठीक है। अच्छा, और इसका स्टेट क्या था, दैट द बाउंड्री हैज बीन डिफाइन कर दी गई, ठीक है, इन कन्फर्मिंग विद द हिस्टोरिकल एविडेंस एंड लीगल इंटरनेशनल प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट। इट इज आल्सो पॉइंटेड आउट दैट द बाउंड्री फॉल्स ऑन माइल ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अनहैबिटेटेड कच्छातिब कोस्ट, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं हम कि हमारे पास कच्चा तिब्बू के बारे में क्या क्या है नॉलेज, वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कच्चा तिब्बू है, ये आपका है, ठीक है, ये रामनाथपुरम में, ठीक है, यहाँ पे कहीं मीटिंग हुई होगी एम के स्टालिन की, तो उसी के बारे में। ये कच्चा तिब्बू आइलैंड है आपका, ठीक है। तो इंटरनेशनल ये बाउंड्री बना दी गई, ठीक है। तो ये आपका श्रीलंका है, ये जाफना है, और ये नगा पट्टनम के बाद ये अपना इंडिया का पोर्शन है इतना, ठीक है। अच्छा, अब क्या है देखते हैं थोड़ा सा। इन अर्ली मिडिएवल पीरियड की बात है, ठीक है, ये मैंने पढ़ा था। इट वाज कंट्रोल्ड बाय द जाफना किंगडम ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा था, जाफना किंगडम, जो कहाँ के थे, श्रीलंका के। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसको कंट्रोल कर रहे थे आपके, तो याद रखना है ये जाफना किंगडम, जो कहाँ के थे, श्रीलंका के, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास, इन द 17th सेंचुरी की बात करेंगे, कंट्रोल पासेस टू द, यहाँ पे है रामनंद जमींदार, ठीक है, रामनंद, सॉरी, रामनंद, सॉरी सॉरी मैं हाईलाइट ले लेता हूँ, ठीक है। 17th सेंचुरी में कंट्रोल पास्ड बाय द रामनंद जमींदारी बेस्ड आउट ऑफ द रामनाथपुरम। ये जो है लगभग 55 किलोमीटर है
नॉर्थ वेस्ट ऑफ रामेश्वरम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है फिर, थोड़ा सा और सो भी देखेंगे हम। ठीक है। आफ्टर द अब डिलिमिटेशन ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के समय में जो भी डिलिमिटेशन हुई थी बिटवीन द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट में, सो इट बिकम द पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। अब ये पार्ट किसका बना? अब आपसे एक क्वेश्चन बन भी सकता है कि कच्चीपुआ आइलैंड्स क्या मद्रास प्रेसिडेंट का पार्ट रहा था कभी? यस, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स। ठीक है। अच्छा, इसकी बात करेंगे। 285 एकड़ लैंड है बाय जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंडिया एंड श्रीलंका ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और ये एडमिनिस्ट्रेट की जाती थी इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, कब? ब्रिटिश रूल के समय पर। 285 एकड़, यू कैन सी दैट कच्चीपुआ आइलैंड्स। अच्छा, 1921 में क्या होता? बोथ श्रीलंका एंड इंडिया ने दोनों ने क्लेम किया था दिस पीस ऑफ लैंड फॉर फिशिंग एंड डिस्प्यूट रिमेन अनसेंटर्ड। तो 1921 में श्रीलंका और इंडिया दोनों ने क्लेम किया था कि भाई ये जो लैंड का पीस है फिशिंग के लिए, है ना, सो डिस्प्यूटेड रिमेन, ये अनसेटल्ड रहा, इसको सेटल नहीं किया गया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिया इनिशिएटेड टू रिजॉल्व द प्री इंडिपेंडेंस सॉरी हाँ टेरिटरी डिस्प्यूट बिटवीन द साइलोन एंड ब्रिटिश। ओके। अच्छा, थोड़ा सा और देखते हैं माइंड मैप को। ये हमारा कच्चीपुआ आइलैंड्स है। कच्चीपुआ आइलैंड्स इज ए स्मॉल आइलैंड्स इन अ पाक स्टेट। कहाँ पर है ये? पहले तो आपको इतना क्लियर करना है कि ये भैया पाक स्टेट का है। ठीक है, ये रही आपकी पाक स्टेट। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इट इज अबाउट 25 किलोमीटर, यानी कि लगभग 15.5 माइल्स फ्रॉम द इंडियन कोस्ट। यानी कि ये इंडिया से अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको मिलेगा 15.5 माइल्स। ठीक है, यू कैन से दैट लगभग 25 किलोमीटर। और उसी तरीके के बाद हम श्रीलंका से बात करते हैं तो ये श्रीलंका श्रीलंका से पड़ता है 10 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो श्रीलंका की ये ज़्यादातर पास है। और इसको हम माइल्स में निकालेंगे तो 6.2 माइल्स पड़ेगा फ्रॉम द श्रीलंका। The islands is about 1.6 स्क्वायर किलोमीटर इन अ साइज, और ये लगभग 1.6 स्क्वायर किलोमीटर है। ये काफी होता है। लगभग 1.5 किलोमीटर इन अ साइज। ये थोड़ी सी मैंने इसकी आपको क्या किया है कि आप इसकी लोकेशंस पता करते हैं कि भाई इंडिया के पास है या फिर ये अब श्रीलंका के पास है। is uninhabited Kachatipu Islands has been source of dispute between the India and Sri Lanka for many years। ये इंडिया और श्रीलंका का कई साल से ये क्या है, वो है। ठीक है, डिस्प्यूट के साथ। अच्छा, आगे देखते हैं। Kachatipu Islands is a barren islands that lies between the India and Sri Lanka। थोड़ा सा ये साफ नहीं दिख रहा होगा बट आपको याद रखना है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। देयर आर नो परमानेंट इनहेबिटेंट, यहाँ पे परमानेंट कोई नहीं रहता और एनी परमानेंट स्ट्रक्चर भी नहीं है यहाँ पे ऑन द आइलैंड्स। द रोमन कैथोलिक चर्च एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द, कौन है ये? बिशप ऑफ जाफना। तो ये इसको क्या करते थे? एडमिनिस्ट्रेट करते थे कैथोलिक चर्च को। 1974 में श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई? ये मैंने अभी आपको बता दिया था, श्रीमो बेंड्रेनिक एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी साइन द मैरीटाइम एग्रीमेंट विच, जो क्या हुआ, सीडेड मतलब हवाले कर दिया गया द आइलैंड्स ऑफ द कच्छाद्वीप टू दी श्रीलंका 1974 में। अब डिस्प्यूट एम के स्टालिन से तो भैया बढ़िया उठाया है। थोड़ी सी लोकेशन आप इंडियन मैप के थ्रू भी हम देख लेंगे क्या है भैया। तो देखते हैं, ये कच्चीपुआ आइलैंड से श्रीलंका है अपना। ठीक है, सो देखते हैं क्या है। हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ द राजा ऑफ रामनंद टेरिटरी, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, श्रीलंका में स्टार्टेड क्लेमिंग इट ओनिंग टू स्ट्रेटेजिक लोकेशन। श्रीलंका देखिए, हम तो भी इसलिए क्लेम करते हैं कि ये रामानंद टेरिटरी का पार्ट है, राजा रामानंद का। ठीक है, और श्रीलंका क्या करती है भैया, अपना एक स्ट्रेटेजी बना लिया कि भाई ये हमारा है और उसको क्लेम करती है। 1974 में इंडियन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट गेव इट श्रीलंका एज अ पार्ट ऑफ लार्जर एग्रीमेंट। ज्यादा पार्ट इसका दे दिया गया भैया, किसको? श्रीलंका को। ठीक है, तमिल फिशरमैन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज दिस एंड वेंचर इट्स पार्टनर्स। ओके, सो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया। आगे चलते हैं, फिर क्या है हमारे लिए इंपोर्टेंट न्यूज है हमारे पास। लूना 25 रशिया फर्स्ट लूनर मिशन इन अ 47 ईयर क्रैश इनटू द मून। यही होता है, जल्दबाजी के काम ना अक्सर बिगड़ ही जाते हैं। अब रसिया ने सोचा कि इंडिया अगर ऐसा बड़ा कुछ करने जा रहा है तो हम कहाँ पीछे रहेंगे। उसने भी स्टार्ट कर दिया अपनी कहानी कि भाई हम भी साथ हैं हमारे। तो हम चल रहे देख रहे हैं ना, एक व्यक्ति मान लीजिए जो चल रहा है आपका 14 जुलाई से, कहाँ के लिए? मून के लिए। और एक व्यक्ति सिर्फ स्टार्ट किया कब से? आई थिंक 10 अगस्त था या 13 अगस्त। 13 अगस्त से एक व्यक्ति स्टार्ट हुआ और वही दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है ना। तो इंडिया का डेस्टिनेशन भी वही है, लूनर साउथ पोल, और रसिया का भी डेस्टिनेशन वही है, लूनर साउथ पोल ऑफ दी मून्स, और इसका भी यही है। तो अब ये क्रैश हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखेंगे क्या है क्या करनी है।
Russia Luna 25 spacecraft crashed into the moon after its spawn into the uncontrolled orbit. जो कंट्रीज रॉसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी सेट 20 अगस्त को स्पेस एजेंसी ने ये बताया कि भैया रॉसकॉस्मोस ने कि जो अपना लूना 25 है वो उससे हमारा संपर्क खत्म हो गया है। 19 को ही पहले इनका संपर्क खत्म हो गया था, मैं बताऊं आपको। 19 तारीख को ही, अगस्त 19 को ही इनका संपर्क खत्म हो गया था, बट इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया 20 को कि ये अब हमारे संपर्क में नहीं रहा, है ना। तो ये पायलट अलर्ट, ये तो पता ही है भाई, यहाँ पे कोई पायलट नहीं था, स्पेसक्राफ्ट था। इसका एम था लैंड इन द साउथ पोल एरिया ऑफ द मून्स, ये हमें पता ही है। हम भी साउथ पोल लूनर साउथ पोल ऑफ द मून्स, एंड हम भी वहाँ पे लैंड कराना है, सॉफ्ट लैंडिंग। और रसिया भी वहाँ पे क्या चाहता था, सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहता था। एंड वेयर साइंटिस्ट का विश्वास ये है भैया कि जहाँ पे इंपोर्टेंट फ्रोजन वाटर्स है, यानी जमा हुआ पानी है ना, प्रीशियस एलिमेंट है, इट हैड बीन एक्सपेक्टेड टू लैंड ऑन द 21 अगस्त। और देखिए ये एक्सपेक्टेड था, वो हमसे पहले पहुंचना चाह रहा था, यानी कि हम हमारी डेट डिसाइडेड है कितना, चंद्रयान 3 की हमारे चंद्रयान 3 की डेट डिसाइडेड है, वो है अपनी 23 अगस्त। बट उससे पहले भी 2 दिन पहले जाना चाह रहा था, और उससे कम से कम 20-25 दिन पहले भी चला था ये, है ना, और पहले ही पहुंचना चाह रहा था। बट क्या ऐसा कहाँ होता है, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। अपनी इंडियन जो स्लोगन है वो फेल कैसे हो जाएगा, है ना। और ये स्लोगन फेल ही नहीं हो सकता कि भाई जल्दबाजी का काम अक्सर शैतानों का होता है, और ये काम सक्सेस नहीं होते। सो माइंड ना करें, इस स्लोगन मैंने बोल दिया। इंडियन चंद्रयान 3 मिशन जो था वो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ, और इसकी आशा है भाई कि ये 101% आपका सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। और जो लूनर मिशन रसिया का था ये 1976 में पहली बार हुआ, और व्हेन इट वाज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है, जब से ये सोवियत यूनियन का पार्ट था तब ये लॉन्च किया गया था। ओनली 3 गवर्नमेंट हैव बीन मैनेज सक्सेसफुल मून लैंडिंग, जैसे सोवियत यूनियन है, यूएसए और चाइना है। ये 3 जो है सॉफ्ट लैंडिंग करा चुकी हैं, सोवियत यूनियन, यूएस एंड चाइना। अब इसमें देख रहे हैं रसिया जो है ना, जब सोवियत यूनियन का पार्ट था तब सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, बट अब नहीं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं साउथ पोल की बात करें, तो लूनर जो साउथ पोल है, ये एक्चुअली में पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है साइंटिस्ट को। भाई क्यों है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे देखिए परमानेंटली कुछ ना कुछ, पहली बात तो ये है कि परमानेंटली जो है सन की रेज नहीं पड़ती है वहाँ पे, और परमानेंटली वहाँ क्या रहती है, सूर्य रहती है, शेडो रहती है, ठीक है। परमानेंटली नहीं, आई थिंक 14 डेज रहती है आपकी शेडो, एंड 14 डेज आपका सनसाइन रहती है। बट हाँ, परमानेंटली की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिल सकती हैं, और जो विच इज वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमंस, है ना। सो अच्छा, आगे देखते हैं फिर और क्या है इसमें हमारे लिए। अब देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं कि थोड़ा सा इस मैप के थ्रू हम समझ लेंगे, ठीक। चलिए देखिए, चंद्रयान 3 वर्सेस लूना 25। तो वाइल वाइल लूना 25 was launched after Chandrayaan 3, it is likely to touch down on the complete down on the moon before the Indian mission। ये इंडियन मिशन से पहले पहुंचना चाह रहा था। अब थोड़ा सा हम इसको ऐसे समझेंगे, देखिए चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, ये सब लॉन्च हुआ लूना कब, अगस्त 10 को। समझते रहे ना, यानी 14 जुलाई में आपको उधर लगभग 16 दिन उधर मिलना है, और 10 ये मिलना है। लगभग आप देख रहे हैं 26 दिन से हम चल रहे हैं, और ये बंदा भाई एक ही उसने चक्कर लगाया, और हम इसके लगातार 5 चक्कर लगाए। अर्थ बाउंडेड मैन्यूवर से ये चंद्रयान 3 है अपना, ठीक है। और ये लूनर ट्रांसफर ट्रांजिटरी है, यानी कि पहले ये यहाँ पे जो पृथ्वी की कक्षा है यहाँ पे, यानी कि 5 मैन्यूवर करेगा कंप्लीट, थर्ड्स एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। उसके बाद ये लूनर ट्रांसफर ट्रांजिटरी पाथ के थ्रू इसकी तरफ जाएगा, मून की तरफ जाएगा। मून बाउंडेड मैन्यूवर से है ये, और ये आपका प्रोबेबल है कि लैंडिंग कर जाएगा 23 अगस्त को। अच्छा, अब इसकी देखेंगे, और इसकी प्रोबेबल लैंडिंग थी कितनी, 21 से 22 अगस्त। अब आप देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हम यानी कि 14 से लेके 23, यानी कि लगभग 42 दिन का टारगेट था हमारा, तब हम जाके पहुंचे हैं। और भाई साहब इनका टारगेट गया था 10 से लेके और 21, ओनली 11 डेज मैं इसको भी पहुंचना था लूनर साउथ पोल ऑफ द मून्स, ठीक है। थोड़ा सा अब हम और अंतर कर लेते हैं। जो आपका लिफ्ट ऑफ मास चंद्रयान 3 का था वो लगभग 3900 kg था, और लूना 25 का 1750 kg। अच्छा, लैंडिंग साइड की बात करेंगे तो ये थी आपकी 69, जो साइड है ये साइड दी थी, लैटिट्यूड साइड दी होती है, तो ये लैटिट्यूड साइड इसकी थी। मिशन लाइफ इसका कितना दिन का है, चंद्रयान 3 का 14 दिन का है, और लूना 25 का 1 साल का। देख रहे हैं आप, तो मिशन लाइफ भी इसकी ज्यादा थी, टाइम पीरियड भी कम ले रहा था, और हमारी मिशन लाइफ कम है बट हम टाइम पीरियड
ज़्यादा ले रहा है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये हमसे कॉम्पिटिशन के लिए गया होगा, बट हाँ, इनका प्लान तो पहले से ही था, है ना? यहाँ तक जाने के लिए। तो इसको नहीं बोल सकते कि ये कॉम्पिटिशन की वजह से ही मतलब लूनर साउथ पोल पे जाना चाह रहा था हमसे पहले, ऐसा नहीं कह सकते यार, ठीक है? सो अब नेक्स्ट क्या टोटल लॉ विल्स रीनेमिंग री नेमिंग इज़ नीडलेस मैंडलिंग। एक्चुअली में क्या है ना कि ये जो क्रिमिनल लॉ अभी आपने 3 लॉ थे, उनके तीनों के नाम चेंज किए गए, आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए। इन तीनों को पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईए का नाम क्या रखा गया और आईपीसी का नाम क्या रखा गया और सीआरपीसी का नाम क्या रखा गया। इनके नाम चेंज करके इनको क्या रखा गया, ये नाम आपको आने ही चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस बनेगा तो डेफिनेटली आपका पेयरिंग में होगा, आपसे पूछा जाएगा ओनली पेयर 1 है, ओनली पेयर 2 है, ओनली पेयर 3 है ना? इस टाइप से आपका क्वेश्चन वहाँ से पुट होगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उनकी ये पता करना है कि किसका नाम चेंज होके क्या हुआ है। आप यहाँ पर ये बात करने की कोशिश करिए कि इनका नाम चेंज करना एक्चुअली में ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं है, और नाम चेंज करने से क्या चीज़ें बेटर होंगी, क्या चीज़ें बेटर नहीं होंगी, तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला आर्टिकल्स है। तो इस आर्टिकल्स को थोड़ा-सा हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस आर्टिकल्स में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है और क्या नहीं बताने की कोशिश की गई है। अच्छा, और एक चीज़ और बता दूँ कि चीज़ों के नाम चेंज करने से आई थिंक कुछ चीज़ें तो चेंज होती हैं, और ऐसी बात नहीं है। ये भी तथ्य है कि भई अगर मैं इसकी बात करूँ, ये भी तथ्य है कि अंग्रेजी कानून और अदालतों की, जैसे अपना हाई कोर्ट्स है या सुप्रीम कोर्ट्स है, तो वहाँ पर ज़्यादातर आप भाषा देखते होंगे इंग्लिश चलती है। अब तो कई कई बार आपने लाइव स्ट्रीमिंग देखी होंगी पटना हाई कोर्ट्स की या किसी भी कोर्ट्स की, तो उसमें यही बोला जाता है कि भई अगर कोई भी, अभी आपके एक आईएएस ऑफिसर थे, है ना? तो जब उन्होंने हिंदी में टॉकिंग करना शुरू किया, तो जज साहब ने उनको टोक दिया और बोला कि भई नॉट नॉट यू नॉट टॉक इन हिंदी, है ना? आप इंग्लिश में ही बात करेंगे। इफ यू वांट टू टॉक मी देन यू टॉक टू इंग्लिश, ओके? बिकॉज़ यू आर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स। सो इस तरीके से कई बार ये ऐसे केस आते हैं जिसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं कि भई आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। तो बट इनके नाम चेंज हुए हैं, वो हिंदी में है। जैसे भारतीय साक्ष्य, साक्ष्य इज़ इट्स अ वेरी शुद्ध वर्ड्स ऑफ द हिंदी, है ना? ये नाम चेंज हुए हैं। सो उसी के रिगार्डिंग ये इसमें बताने की कोशिश की गई है। अच्छा, और बता दें, जैसे देश भर में जजों का जो भी ट्रांसफर होता रहता है, वो भी कानूनी अंग्रेजी में पढ़े जाते हैं, सारी चीज़ इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ी जाती हैं। अच्छा, उदाहरणों को महत्व देते हुए सामान्य कानून प्रणाली का पालन करते हैं और इन्हीं अंग्रेजियों में लिखे हुए और संग्रहित किया जाता है। कानून की दलीलों और तर्कों को और निर्णयों को अत्यधिक सटीकता और स्पष्टता की आवश्यकता होती है, और उसके लिए जो भारतीय वकील या न्यायाधीश हैं, अंग्रेजी के साथ-साथ एक इस अवसर पर कुल मिला के ये है कि अगर मान लीजिए आपको कानून की कोई भी दलील है या तर्क है या निर्णय है और उसको अत्यधिक सटीकता से अगर बात करनी है, तो आपको इंग्लिश में अगर आप बात करेंगे तो आप क्लियरली उसको डिफाइन कर पाएँगे। बट हिंदी में ऐसा लोग कम सूटेबल होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ ये आर्टिकल्स कह रहा है, ठीक है? ये मत सोचना कि आप कह रहे हो ऐसे। क्या अब हमें उन्हीं बोलचाल के शब्दों और उच्च प्रभाव वाले हिंदी के नामों के अधीन करना होगा जो केवल संस्कृतनिष्ठ और हिंदी में पंडितों का परिचित है। देख रहे हैं आप क्रिटिसाइज़ किस लेवल का है? वेरी हाई लेवल का। कि मतलब हिंदी जो के जो नाम रखे गए हैं, क्या वो वही इसलिए है कि भई इसमें ये जो पंडित और जो है आपके संस्कृतनिष्ठ हिंदी है उन्हीं के लिए। तो ये अनावश्यक हस्तक्षेप करने की बात कह रहा है ये आर्टिकल्स कि भई ये जो यू कैन से दैट जो इंटरवेंशन हुआ है बिटवीन द चेंजिंग ऑफ द नेम ऑफ द क्रिमिनल लॉ, सो इट्स ए अनावश्यक हस्तक्षेप है। और थोड़ा-सा और बता दूँ, और ये उकसावे से कम नहीं है, यू कैन से दैट कह सकते हैं, ठीक है? जिस संसदीय समिति के पास विधेयक भेजा गया है, उसका पहला नाम बदलना होगा। हाँ, सही बात है भाई। हाँ, आप जिस संसदीय समिति के पास भेज रहे हो उसका भी नाम चेंज करो, है ना? उसको भी आप हिंदी में लेके आओ, संस्कृत में लेके आओ, है ना? बट उसको नाम आप इंग्लिश में क्यों रखे हो? तो यही सारी चीज़ें हैं। तो क्या ऐसा है कि विधेयकों को गृह मामलों की स्थायी समिति के पास भेजा जाए और कानून और न्याय समिति को? तो थोड़ा-सा हम देखेंगे कि क्या-क्या नाम चेंज करके रखे गए हैं। तो नाम मैं आपको बता दूँ, सॉरी, ये मैंने आपको बताया कई बार, देखिए। देख रहे हैं, शुद्ध हिंदी में नाम है एकदम। द इंडियन पीनल कोड इज़ नाउ, अब ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस बाय द भारतीय न्याय संहिता। देख रहे हैं? यानी कि आईपीसी का जो नाम है ना, वो भारतीय न्याय संहिता हो गया। तो यही बात कर रहे हैं कि जिस कमेटी के पास भेजा जाएगा ना, भई उस कमेटी का ही नाम चेंज कर दो, तब तो अच्छा रहेगा। भई दलीलें और तर्क देने के लिए आप एक बार देखिएगा, अगर मैं माइंड नहीं करिएगा प्लीज़, अगर कोई भी इंग्लिश पढ़ रहा है और कोई भी हिंदी पढ़ रहा है, तो कांसेप्ट एक बार देखेंगे तो एक तो हिंदी में इतनी हार्ड भाषा कर दी जाती है, एक तो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, है ना? आप उनका देख रहे हैं कि या तो फिर पहले से उनको पता के चलिएगा भई इतनी टफेस्ट लैंग्वेज आने वाली है। इतनी इतनी मतलब जब आप समझते हैं ना, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनकी डिक्शनरी नहीं है, तो, है ना? कैसे आप ये समझ पाएँगे इसका मतलब क्या है? वो चीज़ अगर है, तो उसको समझना पड़ता है कि भैया ठीक है, ये है, तो कैसे है? नहीं आता समझ में। कोड का नाम बदल कर इन्होंने भारतीय न्याय संहिता किया है। और आगे देखेंगे, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। देखते रहे ना, नाम कितना शुद्ध हिंदी में है।
और इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य बिल कर दिया गया। अब आप देखने की कोशिश करना कि किस लेवल की हिंदी है ना? अच्छा, अब यही चीज़ें हैं कि भई बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और इस टाइप की जो है स्पीकिंग बोली जाती है मोर द पीपल, तो ये तो हिंदी का ओवर द लैंग्वेज ऑफ इंडियन, है ना? ये प्रिविलेज हो गया हिंदी का। भई हिंदी जी को आपने विशेषाधिकार दे दिया गया, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और उड़िया हैं, इनको आपने छोड़ दिया गया। सो कुल मिला के ये क्रिटिकल भी बहुत हाई लेवल का किया गया आई थिंक्स और बहुत बेटर तरीके से समझाने की कोशिश की है कि सब चीज़ें जब करनी है, तो फिर आप किसी को अधिकार प्रिविलेज का अधिकार दे रहे हैं ना? और ये संस्कृत और इस लेवल की है। सो इसमें इस आर्टिकल को मैं यहीं रोकूँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है इफ यू हैव एनफ टाइम देन यू रीड इट, है ना? और ये आप ज़रूर याद रख लेंगे एक बार किसका नाम चेंज करके क्या हुआ है, क्योंकि हमारा जब लोकेशन बेस्ड सॉरी जब पेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो हमको ये आना चाहिए, है ना? और इस टाइप के क्वेश्चन को हम डील कर पाएँगे, ओके? कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है और इसका क्या सेंस निकलेगा। और ये कर्नाटक कावेरी मैंने आपको पढ़ाई दिया, इसमें एक बार ना कावेरी अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर देंगे ना टाइप तो भी मैं इसको करा दूँगा कि भई आपका ये कावेरी का इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका ऐसे बन सकता है, ओके? सो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकेंगे। थैंक यू सो मच और देखिए पीसी से आप ज़रूर कनेक्ट रहें। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप प्लीज़ करके इस चीज़ को देखें कि जो आपका पीसी है ना, ये इसमें बहुत मेहनत लग रही है। आप ये समझिए अगर मैं 2 लेके अभी आ रहा हूँ ना, 2 टॉपिक अगर मैं लेके भी आ रहा हूँ, तो आप उन 2 टॉपिक को ये मान के चलिएगा कि मुझे काफ़ी टाइम लगता है, कि भई ये सिलेबस से रिलेटेड है या नहीं है, ये सिलेबस से रिलेटेड है या नहीं है। तभी मैं उसको क्या करता हूँ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, कि पीआईबी हो या इंडियन एक्सप्रेस हो या द हिंदू हो, ओके? सो आप प्लीज़ उसको देखते रहेंगे एक बार। सो हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं और मैं संडे वाली को वीडियो के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वो वीडियो बीच में ही रुक गई थी। कारण क्या था अचानक से थोड़ा-सा इसमें डिस्टर्ब हो गया सिस्टम, सो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं और जो भी कुछ छूट गया है वो नेक्स्ट हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।